Hi, this is Roshni Narang, and you're watching me on We Talks with Roshni, episode 4. So, for today's session, we have with us Poonam Asava Maheshwari from Assam. She is a financial advisor, a housewife, and a mother to a beautiful daughter. So, let's join her in. She is also the NEEMS topper in Surat. So let's know more about her journey. Hello. Hello to all. A very good afternoon to all. Hi, Hello, how are you? I am fine. What about you? Fantastic. Okay, So, how's your day yet? it's beautiful. Nice. Am I audible clearly? Yes, Should I yes. adjust? No, you are perfectly okay. Fine. So, मैम आज का शुरू करते हैं आज का सेशन. हाँ, जरूर. सबसे पहले तो आप अपने बारे में ऑडियंस को बताएं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं. Introduce yourself to the audience. Sure. Hello everyone. I am Poonam Asava Maheshwari. I am basically from Ahmednagar and got married in Surat. I have an 2 years old daughter. मैंने in the month of November I had appeared NISM exam जो कि AMFI एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है. वो एग्जाम मैंने प्रिपेयर किया था, कंडक्ट किया था एंड आई स्टूड फर्स्ट इन ऑल ओवर सूरत. सो उसके बाद मुझे एनजे के तरफ से एज एन चैनल पार्टनर ऑफर मिला. सो आई हैव जॉइंड एनजे ग्रुप वेल्थ. Okay, और that's उसके साथ साथ अभी जस्ट बिफोर अ मंथ अगो मैंने POSP एग्जाम का भी प्रिपरेशन किया था एंड इवन इन दैट आई स्टूड फर्स्ट. और मेरा अब वो सारा कोडिंग चल रहा है एंड बिफोर दैट मैंने MBA किया है फाइनेंस में बीकॉम के. आफ्टर बीकॉम आई हैड डिड MBA इन फाइनेंस. ओके. तो मैम आपके फाइनेंस के साथ जर्नी कब स्टार्ट हुई? आपने कब डिसाइड किया कि आपको फाइनेंस एज योर स्पेशलाइजेशन लेना है? ऐसे तो जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस है और बिजनेस वाले का दिमाग सिर्फ फाइनेंस में ही चलता है. तो पापा इन लोगों को हमेशा देखते थे कि कैलकुलेशंस वगैरह करते थे. तब व्यू क्लियर था कि इंजीनियरिंग में तो दिमाग जाएगा नहीं क्योंकि खून ही नहीं है, वो बैकग्राउंड वही चलता है. सो फिर उसके बाद बीकॉम लिया. बीकॉम के साथ साथ साइड कोर्स किया मिड्स एनिमेशन का कोर्स डिप्लोमा का किया एंड आफ्टर दैट अपीयर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ MBA. और उसमें इंटरेस्ट आने लगा फाइनेंस में. फर्स्ट ईयर तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होता है. सो उसके बाद फाइनेंस ठीक लगा, कंटिन्यू कर दिया उसी में ही. ओके. तो आप आपने जैसे अभी बोला कि आप नीम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको नीम्स का एग्जाम देना है? ऐसे एक्चुअली मैंने कम प्रिपेयर किया था, मेरे भाई ने ज्यादा पुश किया था मुझे कि आपका सब कुछ इतना अच्छा है, कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं, रेफरेंस इतना अच्छा है, तो बेटर है कि गो फॉर दैट. क्योंकि अभी मेरी बेबी है 2 years की, बट जब मैंने एग्जाम प्रिपेयर किया था वो सिर्फ 1 year की थी. तो उसके साथ मुझे जॉब ऑफर वगैरह होना बहुत मुश्किल था, जॉब पर जाना. सो मैं कुछ ऐसा देख रही थी कि मैं घर में बैठ के घर भी मैनेज कर सकूं, बेबी भी मैनेज कर सकूं और अपना प्रोफेशन भी. क्योंकि अगर थोड़ा गैप हो जाता है तो उसके बाद हो नहीं पाता है कंटिन्यू. वो एक हो जाता है कि गैपिंग के बाद इतना इजी नहीं लगता. इसीलिए फिर ये एग्जाम उसी ने ही सारा प्रिपरेशन करवाया. फिर उसके मतलब उसी ने ही पुश आउट किया. फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे तो शायद मुझ में कुछ होगा. उसके बाद बेबी सो जाती थी, फिर लेट नाइट स्टडीज जितना हो पाता था उतना, क्योंकि डे टाइम में होता ही नहीं था पॉसिबल है उतना प्रिपरेशन वगैरह था. और बेसिक MBA का बैकग्राउंड था फाइनेंस का, तो मुझे इजी हो गया थोड़ा वो
क्योंकि हाँ। ऑलमोस्ट उसमें थोड़ा कवर हो ही गए थे टॉपिक्स। ओके। सो मीम्स का आपका वहीं से हो गया प्रिपरेशन। आपको कुछ डिफिकल्टीज आई होगी प्रिपरेशन के टाइम पे, एज इन हाँ, आप। बहुत। प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाई, ये जो भी कोर्स है। हाँ। और इस कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो विद इन 15 डेज 4 to 5,000 पेजेस का था। 15 डेज में यू हैव टू कवर दैट। तो मैं ट्रेनिंग अटेंड कर नहीं पाई, मुझे घर से ही प्रिपरेशन करना था। तो डिफिकल्टीज तो बहुत आई, लेकिन ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते के मन मन पर लिया तो हो गया, वो बात था। ठान लो एक बार तो हो जाता है। बस अगर सोच लेना कि हम लोग कर सकते तो फिर करके ही छोड़ते, नहीं तो फिर सोचते भी नहीं और करते भी नहीं है। हाँ, सोचते रह जाओ तो वही रह जाते, करना है बस। करना बस हो तो वही है, करना एक्शन हो उस। तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता कि कैसे भी हो, मैनेज करना ही है, पता है अपने को। हाँ। और अच्छा था, मतलब ऐसा था ना कि अभी अगर कर लिया तो हो जाएगा, फिर और जितना टाइम देंगे उतना फिर कोर्स भी चेंज होते जाते हैं, ड्यूरेशन भी। और मेन मतलब हम लोग हमारे प्रोफेशन में लेट होते हैं। टाइम वगैरह तो चलो फिर भी मैनेज हो जाएगा, बट वी आर हाँ। प्रोफेशनली लेट। हमारा जो लिंक चल रहा है वो टूट जाता है, कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं, रेफरेंस टूट जाते हैं, तो फिर वापस से ग्रास्प करना, फिर लोगों का ये हो जाता है, हाँ कुछ काम होगा इसीलिए कॉल किया होगा। वो हो जाता है। हाँ, ट्रू। तो मैम, अभी जैसे मीम्स के लिए और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम के लिए? एज अ टॉपर तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। या श्योर, एग्जाम में प्रिपरेशन बोलो ना तो वो जो पैरोट वाला रहता है ना वो काम नहीं आता है। फाइनली काम प्रैक्टिकल एंड जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं वो ही काम आता है। अगर आप पैरेट की तरह रटोगे, क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है नो डाउट, लेकिन हर फॉर्मूला के पीछे स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहती है। अब ऐसे होता है ना कि कई लोग अब बोलते हैं ना कि वो एक बीच में बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे आया था कि फादर एंड सन दोनों मैंगोज लेके बैठते हैं। तो सन रखता है 10 रुपीज पर मैंगो, फादर रखता है 20 रुपीज पर मैंगो। फिर देखा कि कोई फादर के पास अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो फादर क्या करता है, 5 रुपीज पर मैंगो रखता है। सन क्या करता है, उसे 10 रुपीज दे देता है, उनका 2 मैंगो ले लेता है, एंड ही बिकेम द होल एंड सोल। वो बात है कि अगर इसमें क्या नॉलेज, स्ट्रेटेजी और अपना जो बोलते हैं ना ट्रिक्स, मेन चीज वो है, ट्रिक्स। वो यूज हाँ। करो। और ऑफ कोर्स इकोनॉमी का जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा। इसमें बेसिक है शेयर मार्केट जानना, जिसके बेसिस पे ही ये पूरा चलता है। एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर आपका जो भी आप इन्फ्लेशन रेट से बोलो, जीडीपी तक सब कुछ फाइनेंस इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है, तो इकोनॉमी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके। या तो मैम, आपने अभी अपना बिजनेस, जैसे कि यू आर ओनर एट ए महेश्वरी फाइनेंस, तो आपने कब डिसाइड किया कि आप इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करोगे? ये ए माहेश्वरी फाइनेंस मेरा 1 ईयर अगो ही हो गया था। उसके पहले मैं फाइनेंशियल सर्विस देती थी, बिजनेस सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जिसमें आपका जैसे फूड लाइसेंस हो गया, शॉप एक्ट हाँ। लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, वहां से लेके तो प्रोजेक्ट मेकिंग हो गया, बैलेंस शीट, टैक्स रिटर्न, टीडीएस, आपका जो भी है फाइनेंशियल। जैसे अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का है, ये सब मेरा शुरू से चलता था। मैं ओके। और मेरे भाई इसमें हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हमारा ये शुरू से ही चलता था। फिर उसके आगे जब लोगों का डिमांड आने लगा कि इन्वेस्टमेंट हमको करना है, टैक्स सेविंग करना है, तो फिर मैं हम लोग पहले सजेस्ट करते थे किसी और को, फिर बाद में लगा कि अगर हम लोग सजेस्ट करें तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, जब सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते ही हैं। तो फिर जैसे कोई सिंगल पैन कार्ड के लिए आ जाता है, उसे सर्विस अच्छा मिलता है तो वो आगे आता है, वो अपना हाँ। टैक्स लेके आता है, टीडीएस लेके आता है। अब तो जीएसटी कंपलसरी हो गया, फिर जीएसटी लाने लगा, फिर फूड लाइसेंस हो गया, शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, एनुअल रिपोर्ट बनाना हो गया कोई कंपनी का। ये सब ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारा सेटल हुआ। मतलब ऐसे पहले ऐसे था कि पैन कार्ड है बस, कितना बोरिंग काम है, क्या होगा, लेकिन मेन तो उसी से ही बोलो ना कि प्रमोट हो गए हम लोग। तो अभी जो भी बिजनेस ओपन करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, लाइसेंस की हाँ। जरूरत होती है, वो सारा करते हैं। तो फिर वो करते करते फिर आगे जब गए, क्योंकि अगर कई लोग अभी नॉर्मल है वो कि टैक्स हमारा कैसे सेव होगा, जो इंसान टैक्स
एलिजिबल है वो तो यही सोचेगा कि गवर्नमेंट को हाँ, देने से अच्छा हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए उसमें। ट्रू। तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उसमें ईएलएसएस स्कीम्स है, इन सब में 46-50,000 रुपीज अपना ईयरली सेविंग का रहता है। तो वो सारा करते करते फिर ये सारे फील्ड में ही हम लोग निकल गए। सो आप सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट, फ्रॉम पैन कार्ड टू पैन कार्ड टू इन्वेस्टमेंट, वो चाहे छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी अमाउंट की। 1,000 को भी वैल्यू है और 1 करोड़ को भी वैल्यू है। अपने अपने लेवल के हिसाब से दोनों वैल्यूएबल है, तो वो कुछ ट्रू। भी हो जाए उसका सर्विस होता है। ओके, सो अभी जैसे अब कोरोना का टाइम आया है तो यूजुअली अभी ऐसे है कि लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपके बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना का? मैं उल्टा बोलना चाहूंगी कि मेरा बिजनेस ना ज्यादा अच्छा चला कोरोना में। ओके। बेसिक क्या हुआ कि जैसे वर्किंग लोग होते हैं जो हाँ, सैलराइड होते हैं, उनको एक हैबिट रहता है स्मॉल सेविंग का। और जो बिजनेस वाले ओके। होते हैं वो लोग पैसा घुमाते रहते हैं। तो उसमें हाँ, क्या हुआ था कि ऑफ कोर्स जॉब तो सबकी लूज हुई है, सैलरी कट डाउन हुई है, लेकिन स्टिल उनके सैलरी में से उन्होंने कैसे ना कैसे पैसे निकाले। पैसा सबके पास है, बस वो दूसरों के बोलने के लिए रहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर जब अगर उन्हें कुछ ऐसे, वो बोलते हैं ना कि गुड़ की डली में एक चींटी आके चिपकती है लालच में, हाँ, तो उनको बस उतना बता दो, कैलकुलेशंस बता दिए, फिगर्स बता दिए जो कि रियल है, उनको वो yes, सब दिखा दिया, तो उनको पता चल गया कि हमारा अभी बिजनेस तो कहा तो हालत पूरा खराब है। हम अगर बिजनेस से कमा नहीं पा रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करके उतना पैसा गेन करेंगे। खाना यहाँ से खाओ या यहाँ से खाओ, खाना तो है ही, पैसा तो हाँ, सबको चाहिए। और अगर आइडियल मनी आपके पास पड़ा है तो वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देगा। वो अलमारी में जितना है 10 रुपीज रखा है तो वो 10 ही रहेगा, उसका 11 नहीं होगा। पर यही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे तो आपका वो अमाउंट बढ़ते जाता है। उसमें भी बहुत सारे है कि बैंक में अगर आप रखोगे तो सिर्फ सेविंग के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, 4%, 3%। अभी तो रेट्स भी कट डाउन हो गए। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो तो आपका 4-5% का सीधा 12-15% हो जाता है। true, तो ये सारा सब लोगों को समझाना एक्चुअली बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि सब लोगों को डर था कि अभी कोरोना के वजह से शेयर मार्केट इतना डाउन हो गया है, हमारा हाँ, कैसे होगा, कोई भरोसा नहीं है, कंपनीज डूब जाएगी तो क्या करेंगे। हाँ, तो क्या ऐसे होगा। लेकिन वो होना है कि जब ज्यादा डाउन जाता है तो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। एक चीज वो भी है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपके पास पता है कि अब जो होगा सो हो जाएगा, या तो डूबेंगे या उभरेंगे। तो वो रिस्क लेके कई लोगों ने किया और ट्रस्ट में बहुत बेटर रिटर्न्स मिले, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स अभी उनको इस लेवल पे मिल गए। तो सामने वाले को ऐसे लगा कि 2 to 3 मंथ्स के लेवल पे अगर उनको इतना अच्छा दिख रहा है वो, तो फिर क्यों नहीं हम लोग रिस्क ले। क्योंकि ओके, बिजनेस तो ऐसे ही नहीं चल रहा है, जॉब्स का भी रेट कट डाउन हुआ है, अब वापस कब होगा वापस उतना। और अभी इंक्रीमेंट का तो और सवाल ही नहीं है जॉब वालों को। तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अपना एटलीस्ट जितना रेट्स कट डाउन हो रहा है उनके सैलरी का 20-30%, उसमें से कम 10% तो उन्होंने 2 to 3 मंथ्स में तो रिकवर कर ही लिया है, एवरी मंथ का 10%। तो दे वर हैप्पी। तो वैसे एक ट्रस्ट बैठ गया। ओके। सो मैम, आपके पास अगर कोई जब भी आता है कि हमको आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट है, हमको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? आप कैसे उनको एडवाइस देते हो कि ऐसे करना चाहिए या वॉट एवर? मेरे ओनली 3 क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो अमाउंट आप मुझे बताइए कितना है, स्मॉल अमाउंट है, ओके। बिग अमाउंट है। सेकेंडली टाइम ड्यूरेशन, कि आप कितने टाइम तक लगाना चाहोगे। और थर्ड है आपका गोल। अगर आप जैसे आप अभी आपके बेबीज वगैरह हुए, कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे बेबीज के एजुकेशन के लिए, उनके हाँ, मैरिज के लिए, वो हो गया लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग किसी का टर्म रहता है गोल्स। कि मैं सेविंग कर रहा हूँ, मुझे कार चाहिए। किसी का हाँ, रहता है कि मुझे घर चाहिए। कोई अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करता है। तो टाइम हाँ, मैटर करता है, वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो, हाँ, और उनका गोल। अगर गोल लंबा हो तो उसमें हम लोग जैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट स्कीम्स होते हैं उसको हम लोग एडवाइस करते हैं। शॉर्ट टर्म ओके, बेनिफिट स्कीम्स के जैसे कार वगैरह लेना हो आपको, 2 to 3 इयर्स का जरूरत है। किसी का
फॉरेन ट्रिप का रहता है। अब तो चलो फॉरेन तो एक साल तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हर इंसान का, चाहे वो कॉमन फैमिली से बिलोंग करो, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, कोई भी हो, एक बार तो उनका मन करता है कि हम लोग फॉरेन ट्रिप में जाके आए, वर्ल्ड टूर हाँ पे जाके आए। एक साथ तो सही कोई भी बंदा 2.5-3 लाख रुपए नहीं निकाल जमा सकता। करते और अब हाँ। तो 2.5-3 लाख रुपए भी एक मेंबर का है। अगर आपको 15 डेज फुल एंजॉयमेंट करना है एकदम तो टेंशन फ्री होके अपने लाइफ का, तो इट गोज अप टू इन्वेस्ट 5 lakhs। या कपल के लिए 5 lakhs। तो फिर इतना एक साथ उनका नहीं होता है, तो उनका ऐसे गोल प्लान करो ना कि एवरी मंथ उनके पॉकेट से थोड़ा थोड़ा निकलता जाए। और उनका जैसे 3 साल का गोल है आके हमें 3 साल के बाद जाना है, 5 साल के बाद जाना है, तो वो अमाउंट उतने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालने से पता भी नहीं चलता, और सामने वाले का जो भी गोल है वो भी फुलफिल हो जाता है। और सिर्फ गोल ही फुलफिल नहीं होता, अगर वो 10,000 डालता है तो उसको 12 भी मिलेगा, 10 का 8 नहीं होगा। हम लोग ऐसे घर में सेव करते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो तो कब खर्चा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। हाथ में रहने से इट गोज टू एक्सपेंस। पर हाँ ऐसे करने से उनका लॉकिंग पीरियड हो जाता है कि मतलब लॉकिंग इन द सेंस कि उनको पता है कि मैंने ये गोल के लिए किया, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, एटलीस्ट आई हैव टू अचीव माई गोल। हाँ ऐसे तो हमारे हाथ में हो तो वो कब खर्चा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा पता भी ऐसे। नहीं चलता है। और हम लोग जब लिखने बैठते हैं कि इतना कैसे लग गया, सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, मेरे पास तो इतना था, ऐसे कैसे एक्सपेंस हो गया। फिर जब नोट डाउन करते हैं तो पता चलता है, छोटी छोटी अमाउंट में भी हम लोग वो निकाल लेते हैं। और ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना, हम लोग सोचते नहीं, ठीक है वो पड़ा है निकाल लो, बाद में डाल देंगे। और ये बाद में डालने वाला आदत ना आज तक किसी का हुआ नहीं नहीं याद है। क्या एक बार निकल निकल गया वो तो निकल फिर गया बस दोबारा नहीं। निकल गया, नहीं आएगा। ओके तो मैम अभी जैसे मेरे एज के हो गए या 20 to 25 के एज के जो रहते हैं यंगस्टर्स, तो वो जैसे थोड़ा थोड़ा अर्न करते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उनको, या अपना कैसे शेड्यूलिंग करना चाहिए, क्योंकि 20 to 25 में लोग यूजुअली इतना अर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्लान्स है, हाँ, क्या 20 to 25 वाले मान लो फ्रेशर्स होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है ना कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो और इन्वेस्टमेंट का पूरा बेनिफिट लेना हो ना, तो एट द अर्लियर एज यू स्टार्ट, यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। ये इसका सिंपल फंडा है। आज अगर आप 1,000 इन्वेस्ट करते हो और लेके भूल जाते हो कि ठीक है, जब मुझे मतलब विदाउट एनी गोल कि ठीक है मेरे पास पूरा है, मुझे सेव करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका जा रहा है, तो वो आप मान लो 20-25 ईयर्स के बाद आप अगर उसे विड्रॉ करते हो, तो 1,000 का कैलकुलेशन आपका पहुंच जाएगा 40-50,000 तक। अभी हाँ का 1,000 कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपको 40-50,000 हाथ में आएगा, और ऐसे आप ये सोच के बोलोगे कि हाँ मैं तो भूल गई थी, मुझे इतना मिल गया। हाँ तो वो है एक सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि अभी जैसे मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों में मायरा बोल के बहुत बड़ी बात होती है कि शादी होती है तो मामा ये लोग है वो मायरा भरते हैं, सुना होगा कंसेप्ट मायरा का। तो व्हेन हाँ एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स मेरे नाना जी ने 5,000 का एक म्यूचुअल फंड ले रखा था। बोले कि ठीक है इसकी जब शादी होगी तो हम लोग जितना भी इसका आएगा वी विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। और ठीक है थोड़ा हेल्प हो जाता है, हम लोग वही सपोर्टिंग में सेविंग करते इसीलिए कि जब टाइम आए तो थोड़ा थोड़ा हमको हेल्पिंग मिल जाए। तो हाँ उस टाइम पे लेके रख लिया, उसको वापस छेड़ा नहीं, बिकॉज दैट वाज गोल ओरिएंटेड कि हाँ जब वो गोल आएगा तभी हम लोग उसको विड्रॉ करेंगे, दैट वाज गोल ओरिएंटेड। मेरा शादी 25 एज में हुआ, ऑलमोस्ट 19 to 20 ईयर्स के गैप में 5,000 का अमाउंट व्हेन दे विड्रॉड एंड मेच्योर्ड दैट पॉलिसी, तो उनको 90,000 मिला, एंड दैट वाज अ वेरी बिग अमाउंट। तो जब मैंने अपने घर में खुद ने प्रैक्टिकली देखा कि ये चीजें होती, इट्स नॉट फैक्ट, मतलब फैक्ट हाँ है कि वो जो फिगर्स दिखाते हैं वो गलत नहीं है। नहीं हम दिखाते हैं मिनिमम फिगर्स, लेकिन क्यों, क्योंकि मिनिमम अगर हो ना तो लोगों को क्वेश्चंस नहीं रहते। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि आपने इतना बोला था हमको इतना मिला ही नहीं, क्योंकि मार्केट कंडीशन इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो हाँ आता ही है ना कि म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो वो है कि लोगों को फिर वो लगता है कि आपने इतना बोला था हमको मिला नहीं, कहीं आपने तो नहीं ले लिया।
तो वो हाँ। सारी चीज अवॉइड करने के लिए हम लोग एकदम मिनिमम इसका परसेंटेज देते हैं कि आपको मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके हिसाब से हम आपको कैलकुलेशन करते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा ये है कि म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, इन सब में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमको कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको पैसा मिलता है। आप नॉर्मली बैंक में डिपॉजिट करोगे, एफडीज में डालोगे, पीपीएफ में डालोगे, इन सब में क्या मिलता है, पीपीएफ वगैरह में 8% है, एफडीज का रेट कट डाउन होकर 6.5% हो गया है। 6.5% तो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है? आज अगर आपका दूध 10 रुपए में आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट आपके 5 साल बाद वो 10 का 15 हो जाएगा, और एफडी भी आपको 15 रुपए ही दे रहा है, तो आपका बेनिफिट ही नहीं हुआ कुछ। क्या बेनिफिट हुआ आपने सेव करके? और यही अगर आपने म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अगर आपका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो 10 रुपए का आपका जो दूध का बॉटल है वो 25 रुपीज आपको रिटर्न में देगा। आपका दूध तो 15 रुपए में ही आ रहा है, बाकी के 10% आपके प्रॉफिट हो गए। दैट इज द पावर ऑफ एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड एंड सेविंग। इनफैक्ट नॉट ओनली के एसआईपी, आपका जो सेविंग का हैबिट है उसका वो पावर है। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट से आपका अगर अमाउंट बढ़ता है तभी आपको प्रॉफिट है, नहीं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। हमको ऐसे लग तो रहा है कि हमको 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ रहा है। हमारे पेरेंट्स तो 2-3 हजार में घर भी चला लेते थे हम जब छोटे से थे, और अब तो 30 हजार में भी घर नहीं चलता है। यानी सोचो 20 साल पहले से अब तक का इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया है, और ये इन फ्यूचर लैक्स तक जाएगा। मंथली लैक्स रुपीज हमारा एक्सपेंस होगा ही होगा। आज अगर किसी का सुनते हैं कि 6 लाख 10 लाख का पैकेज है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स 6 लाख 10 लाख में तो उनका सेविंग तो छोड़ो, घर भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, यस, ये सब बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक नॉर्मली एक ये है मेरे पास, जैसे हम लोगों को एक टूल मिलता है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है एंड हाउ मच यू कैन गेट इन रिटर्न्स। एक मिनिमम लेवल है, तो उसमें एक नॉर्मली हमने लिया है कि अगर एसआईपी जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। वो ऐसे रहता है कि एवरी मंथ, जैसे एफडीज होता है पोस्ट ऑफिस में, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग आरडी रहता है कि एवरी मंथ आप अगर 1000 का कर रहे हो तो एवरी मंथ आपको 1000 ही भरना पड़ेगा। 5 ईयर्स का रहता है, 10 ईयर्स का रहता है। ऐसा ही इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप फिक्स कर लो कि मैं इतना सेव करके इस पॉलिसी में या इस कंपनी में मैं अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक नॉर्मली है कि मंथली अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हो सेविंग करके, 10,000 अगर आप 5 ईयर्स के लिए करते हो, और हम लोग मिनिमम इंटरेस्ट रेट 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पकड़ते हैं 12%, बिकॉज इसमें मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 30, 40, 50 तक भी जाता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कितने दिन रखता है और किस टाइम पे विड्रॉ करता है। जब मार्केट हाई होता है उस टाइम पे वो विड्रॉ करता है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा मिलेगा, बट स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग विद द सेम, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग एज एन 10,000 रुपीज फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, तो आप टोटल इन्वेस्ट करते हो 6 लाख रुपए 5 साल में, एंड रिटर्न में आपको मिलता है 8,11,000 के आसपास फिक्स्ड अमाउंट, 1.35 टाइम्स। यही अगर आप 10 ईयर्स के लिए आप मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 ईयर्स की जगह पे 10 ईयर्स का, या फिर मान लो 15 ईयर्स का हम लोग पकड़ लेते, तो आप सिर्फ 18 लाख भर रहे हो। कितना? फॉर 15 ईयर्स सिर्फ 18 लाख भर रहे हो, बट आपको रिटर्न मिलेगा इसका 50 लाख, 18 लाख का आपको मिलता है 50 लाख रुपए। आप भर तो रहे हो आपके 18 लाख ही, लेकिन आपको नियर अबाउट 2.70 टाइम्स आपका इंक्रीज होता है अमाउंट, बिना आपके बेनिफिट के। आपका सिर्फ अमाउंट रहता है, रिस्क ले रहे हो अगर आप तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इसमें रिस्क नहीं है एक्चुअली। इसमें अपन बोलते हैं ना कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट बिजनेसमैन, स्मार्ट पर्सन, इट इज नॉट रिस्क, क्योंकि ये जो सेविंग स्कीम्स होते हैं दे ऑल आर रिस्क फ्री। एक रिस्क रहता है बट एक मिनिमम लेवल रहता है, वो तो इंसान का भी रहता है, क्या उसने कल को पॉलिसी ले लिया और वो चला गया तो क्या, दैट इज रिस्क। तो इसमें भी है कि मिनिमम रिस्क होता है, लेकिन ऐसे होता है ना कि एमफी ने भी, जो अपना एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है एमफी,
उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि अगर आप रजिस्टर करते हो कोई कंपनी में 10,000 आप डिपॉजिट करते हो, वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, तभी वो लिस्ट देती है, तभी वो अलाउ करती है आपको सेविंग में डालने, उस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, मतलब हम डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कंपनी के मेंबर्स हो गए। हाँ। तो आपका ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका लेवल बढ़ जाता है, कंपनी अपना प्रॉफिट्स आपको देते रहता है, जितना टाइम रहता है वो आपको इंक्रीज देते रहता है, आप तो सेफ हो। आपने एक एक बोलो ना कि मुट्ठी भर अमाउंट भी उनको कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन वो आपको वापस देते हैं दोनों हाथ भर के। हाँ। वो बात हो जाता है। बस इसमें वही है कि प्रॉपर नॉलेज, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी की स्टडी और टर्म्स। और ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 रुपए है तो सारा एक ही जगह लगा दो। मेरे जैसा मेरा नॉलेज है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 10 ही रुपए है ना तो 2 जगह लगाओ। बाई चांस एक अगर परफॉर्म कम करती है तो सेकेंड विल गिव यू द बेनिफिट, एटलीस्ट एवरेजिंग हो जाता है। हाँ। ठीक है, कोई इंसान बोलता है कि नहीं नहीं ये कंपनी में लगाओ डेफिनेटली अच्छा देगी, ये करेगी वो करेगी, बट स्मार्ट इन्वेस्टर एंड स्मार्ट पर्सन विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप डाइवर्सिफाई करो अपना रिस्क। मान लो कुछ हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है तो वो देगा भी। यही मैंने आपको बोला था कि 15 इयर्स में आपने कितना भरा था, जस्ट 15 इयर्स में आपने 18 lakhs भरा था, यू आर नियर अबाउट गेटिंग 50 lakhs। यही 5 साल और एक्स्ट्रा भरते हो आप, तो आप कितना 18 भरोगे तो 24 टोटल भरोगे। 18 माइनस 24 कितना हो जाता है आपका 6 lakhs। ठीक है, सिर्फ 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरते हो, लेकिन इन रिटर्न आपको 92 lakhs मिलता है। 92 lakhs नियर अबाउट इट विल रीच टू 1 करोड़। यानी पहले आपको 50 लाख मिल रहा था 15 साल में, 5 साल और अगर आप एक्सटेंड कर देते हो तो आपको कितना मिलता है, डबल ऑलमोस्ट। तो इसका थ्योरी ऐसा ही है कि सारा कुछ इंटू 2 में मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप 5 इयर्स के लिए रख रहे हो तो सपोज 1 रुपीज रख रहे हो तो 1 2 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे इंटू 2 वाला, यस इंटू 2 वाला इसमें फॉर्मूला होता है। सो मैम, इन सब में आपका अर्निंग कैसे होता है? लाइक आप दूसरों को एडवाइस करते हो, सो हाउ डू यू चार्ज फॉर दिस? आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई एम एज एन चैनल पार्टनर, तो कंपनी मुझे पे करती है, मैं क्लाइंट से चार्ज नहीं करती। मुझे अगर मैं एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मेरा प्रोफेशन कंसल्टेंसी अगर मेरा होगा तो मैं चार्ज करूंगी, बट मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर चूज किया है तो मुझे कंपनी पे करती है, मुझे क्लाइंट पे नहीं करता, कंपनी मुझे पे करती है उस बिहाफ पे। मतलब इन शॉर्ट ये हो गया कि क्लाइंट्स को तो फाइनेंशियल एडवाइस, उसका इन्वेस्टमेंट इन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, और मुझे कंपनी ने पे कर दिया, दोनों बेनिफिट है। ओके, सही है। Yeah. ओके, सो आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो भी आगे फाइनेंशियल एडवाइजर अपने लाइफ में जिनको बनना है, उन लोगों के लिए आपकी क्या टिप्स है कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए लाइफ में? फाइनेंशियल एडवाइजिंग एक घर से ही स्टार्ट होता है। एकदम सिंपली चीज है कि आप अगर घर में मैनेज कर रहे हो तो आप दूसरों को बोल सकते हो। तो आपका जैसा है कि सामने वाला बंदा मान लो 20,000 रुपीज अर्निंग कर रहा है, एंड खींच खाच के अगर वो बोलता है कि मैं 1,000 करता हूँ, तो प्लीज उसको कन्विंस करो 1,000 ने एटलीस्ट आप 2,000 करो। हमारा इसमें बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट क्लाइंट का ही है। जब वो होता है ना कि एक टाइम पे हाँ उसने बोला था, फोर्स किया, अच्छा हुआ मैंने डाला, आज मैं बेनिफिट में हूँ। अभी आज का जनरेशन हो गया, आज का सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा, ये लोग रिटायरमेंट करते थे 85 एज तक भी, वो लोग उनका एक रहता था स्ट्रेंथ कि मैं काम करूंगा। बट आज के डेट में 50-60 के आगे कोई भी बंदा सोचता नहीं कि आई शुड डू वर्क। उतना वो बोलते ना कि खान पीन में उतनी ताकत ही नहीं है कि हम लोग और काम कर सके। तो सब रिटायरमेंट, क्योंकि लग्जरी लाइफ हो गया, सब कुछ आजकल इतना टेक्नोलॉजी ये सब हो गया, तो सब लोग सोचते हैं कि मैं अपना जितना मेरा इजीली, हाँ सब मेरा अगर इजीली हो रहा है तो मैं जल्दी रिटायरमेंट ले लूँ। मैं ही, अगर हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि एंड तक भी अपने फैमिली के साथ भागते रहते थे, बट हम लोग ऐसे सोचते कि हमने सब फैमिली को दे दिया, हमने तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। हमारा भी तो एक टाइम आया एंजॉय करने का, हम भी तो अपना लाइफ जिए, हम भी तो अपने जो भी विशेष है वो सारा कंप्लीट करें, फुलफिल करें।
तो उस हिसाब से कि अगर मान लो आप 50-60s में रिटायरमेंट लेते हो, तो आपका वो उतना अमाउंट आपका रहना चाहिए कि आपका रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाए इजीली विदाउट वर्किंग। बच्चों के ऊपर भी आप डिपेंडेंट मत रहो कि वो लोग मेरा करेंगे। हाँ, अगर वो लोग नहीं भी करते, स्टिल हाउ डिसिप्लिन। कैन यू एंजॉय? यस, यू शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम अर्लियर ओनली। अगर आप उसमें डेली के इसमें अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो, तब भी आपका जो रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट के जो भी है कि मैं अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ऐसे हमारे गोल्स थे, ऐसे हमारे ड्रीम्स थे जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, अब हम लोग करेंगे। क्योंकि एंजॉयमेंट कंप्लीट करने का कोई एज नहीं होता। आप कभी भी एंजॉय के लिए बस दिल बच्चा होना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसके लिए अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ गोल, और जितना अर्ली आप करोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि 20 years तक आप अगर पे करते हो, अगर आप 50 के एज में सेविंग स्टार्ट करोगे तो आपको क्या आएगा हाथ में? मान लो आज के डेट में हम लोग 70 एज पकड़ लेते हैं, हमारी 70-75 एज, इतना हाँ, सभी लोग जीते ही है, उसके आगे कोई भरोसा नहीं रहता है। तो अगर आप 50 से स्टार्ट करोगे, 70 तक भरोगे, 5 साल आपके हाथ में जीने के लिए है, तब तक अगर हाथ पैर काम नहीं किए तो वो एक हो जाता है। हाँ, नहीं रहता। क्या कोई भरोसा नहीं रहता। तो अभी इसमें कैसे होता है कि अगर आप 20-25 के एज में स्टार्ट करोगे, ऑलमोस्ट आपका रिटायरमेंट कितना होता है? आप मान लो 55-60 एज में रिटायरमेंट लोगे, 50 भी पकड़ लेते हैं तो 20 से 50 कितने होते हैं? 30 years। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर 20 years आप 10,000 रुपीज पे करते हो, आप पे करते हो 24 lakhs, आपको मिलता है 92 lakhs। तो यही अगर 30 years का होगा तो आपको कितना ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो आप वो बोलते हैं ना कि एक वो मन में आता है कि मैं तो बिलियनियर बन गया, मैं तो मिलेनियर बन गया। फिर बाद में उसकी मर्जी वो कैसे एक्सपेंस करे, वो हो और जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें लमसम अमाउंट होती है, इसमें एक SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉएबल प्लानिंग भी है कि अगर कभी बच्चे पेरेंट्स को नहीं संभाल पाए, तो आपने ये लेके रख लिया, आपका जो भी अमाउंट है उसमें से आप चाहते हो कि मेरा मंथली एक्सपेंस मान लो 50,000 हो रहा है, तो आपका जो भी अमाउंट होता है उसमें 50,000 एवरी मंथ आपका विड्रॉ अमाउंट अकाउंट में आते जाता है ऑन द डेट व्हेन यू फिक्स इट। और आपका इसमें यह है कि आपके यूनिट्स कम होते हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता है। दैट इज द बेनिफिट। आपका जो अमाउंट बन गया है ऑलरेडी मार्केट कंडीशन के हिसाब से, वो अमाउंट आपका कम नहीं होता, आपके जो यूनिट्स बाय किए होते हैं वो कम होता है बस। तो उसमें आपका ये है कि वो बोलते हैं ना कि आम तो आम गुठलियों के भी दाम, वो बात हो जाती है इसके अंदर कि आपको पैसा मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और आपको अगर बीच में इन शॉर्ट कभी जरूरत पड़े लमसम अमाउंट की, तो वो भी आप आराम से ले सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट आपका सेफ, जरूरी नहीं है कि अब जैसे एफडीज होता है तो हमको एक बार पूरा का पूरा विड्रॉ करना पड़ता है, फिर वापस अगर थोड़ा बहुत उसमें से थोड़ा यूज करो, फिर वापस से बनाओ, तो वापस नया इंटरेस्ट रेट लग जाता है, वो नया टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आपको बीच में अमाउंट चाहिए तो एक पार्शियल अमाउंट यू कैन विड्रॉ जब आपको चाहिए, बाकी आपका वैसा का वही स्कीम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये वो ऐसे ही हो गया ना कि अगर आप स्मार्टली और प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 100%। डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और ये है कि थिंक पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो वो रहता है कि रिस्क देखो सबके पास रहता है, इंसान का भी रिस्क होता ही है, लेकिन आप एक वो जो बोलते हैं ना कि बिलीव, कि अब लोगों का एक पैनिक कैसे होते हैं कि खुद का इन्वेस्टमेंट भले ही 1 रुपए का 2 नहीं हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा इतना तो हुआ ही नहीं, उसको जब आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, एक पैनिक मत हो। शेयर मार्केट में लगाया है इसका मतलब ये नहीं कि आप एवरी टाइम विड्रॉ करो, एवरी डे चेक करो। इट इज पेशेंस, पेशेंस चाहिए आपको। आप हाँ, अगर आपके देखो कोई भी इंसान, जरूरत एकदम ज्यादा कब होता है? जब बात उसके गले तक आ जाती है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है कि अब उसको ऐसा है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है पैसे जुगाड़ करने का, या और भी कोई जरूरत पड़ने पर, तो मुझे ये लास्ट ऑप्शन है कि ये विड्रॉ करना है। एक टाइम लिमिट रहता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आप सोच रहे हो मार्केट अप आया है मैं विड्रॉ कर लूं, तो दैट इज रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि ये ऐसा है कि जितना लॉन्ग टर्म आपका रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट आप ले पाओगे। क्योंकि हमारा तो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना कम है, बाकी तो हमको कंपनीज दे रही है।
इन्फ्लेशन दे रहा है हमको पैसा, तो हमारा क्या जाता है, जब फ्री में मिल रहा है तो ले लो। सही है। और अभी तो कोरोना के बाद से तो ये बहुत ज्यादा ऐसे मुझे लग रहा है कोरोना कि ने है। जरूरत है, लेकिन कोरोना ने एक चीज सिखाया है कि अगर आपका सेविंग होता पहले, तो आज कोरोना के ये ड्यूरेशन में आपको डिफिकल्टी नहीं आती। नहीं, आप सही। इन्वेस्टमेंट ही आपका सपोर्ट बनता, क्योंकि कोरोना का अभी ऐसे हो गया। अभी मेरे पास मैं इंश्योरेंस का भी करती हूँ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का। तो पहले मैंने इंसिस्ट किया था 3 मंथ्स पहले, कई लोगों को, मेरे जितने भी क्लाइंट थे सबको बोला था कि आपका नॉर्मल आपने प्लान लिया है, उसमें 2 to 3 thousand का टॉपअप आता है, वो लेके आप कोरोना का भी ये कर लो, अपना इन्वॉल्व कर लो। कुछ लोगों ने स्मार्टली वर्क किया, हो गया। किसी किसी ने बोला कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होगा, पर ये बीमारी ना तो बच्चों को छोड़ी है, ना अमीर को छोड़ी है, ना गरीब को छोड़ी है, ना बूढ़ा को छोड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। उनमें से 2 क्लाइंट्स ऐसे हो गए कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। अब उनका एसएमसी वाले जो है, अपना जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी उनका हो नहीं रहा है ट्रीटमेंट, क्योंकि बेड्स फुल है। और प्राइवेट में जाने के बाद एक बंदे के ऊपर कम से कम 10 लाख से 15 लाख के बीच में एक्सपेंस आ रहा है, ओनली फॉर 14 days। उन्होंने कवर कितना लिया था, 2 और 3 लाख का। 2 और 3 लाख का तो कंपनी ने उनको पे कर दिया, व्हाट अबाउट द रेस्ट अमाउंट। तो अगर आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा लगता है, ठीक है, मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये छोटा सा जुगाड़ है कि भाई लगा तो लगा, नहीं तो पैसे वेस्ट जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस लग जाता है तो आप क्या करोगे? और ऐसा होता है कि मेन, अगर हमारा हेड ऑफ द फैमिली हो गया, जो अर्निंग मेंबर हो गया, वो इस चीज में मुसीबत में फंस जाता है ना, तो पीछे वाली फैमिली कैसे पैसे लेके आएगी? जिनकी वाइफ स्मार्ट है, वर्किंग है, तो वो चलो फिर भी मैनेज कर लेगी, लेकिन जिसका कोई कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से पैसे लेके आएगा? ट्रीटमेंट भी करवाना जरूरी है, इंसान को मरता भी कौन छोड़ेगा? तो दैट इज स्मार्ट कि अगर आप थोड़ा सा देखो, लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो वो बोलते हैं ना कि अक्ल खाते पैसे डालो, मिला तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब कई क्लाइंट्स का ऐसे होता है कि आज उन्होंने पॉलिसी ली है, नॉर्मली उनका, जैसे वो लोग मेच्योर मेंटालिटी के बोल सकते हैं हम लोग, कि वो लोग शुरू से ऐसे करते हैं कि ठीक है, इतना हम लोग कमाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी इतना कुछ होना चाहिए, वरना जितना साल भर में कमाते हैं ना, उससे ज्यादा तो आपका दवाई ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है पैसा। तो दैट इज स्मार्ट। तो उनका लेते ही 1 मंथ बाद ही वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका 4-5 lakhs का एक्सपेंस आया, और उनको 20,000 उन्होंने उसका प्रीमियम पे किया, और उनको 4 lakhs का बेनिफिट मिला। तो वो, इससे ज्यादा तो अच्छी डील हो ही नहीं सकती है, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं ना कि हर चीज में हमारा बेनिफिट देखो। बेनिफिट के साथ साथ ये भी ये सोच के बुरा मत मानो कि अगर नहीं हुआ तो पैसे डूब जाएंगे, डूबते नहीं है वो। मान लो अगर 1 साल में आपको वापस 5 लाख एक्सपेंस आ ही रहा है, तो सोच लो ना कि हमने इतने साल का जो प्रीमियम पे किया था, उसका हमको रिटर्न मिला है। और भगवान करे सबका हेल्थ अच्छा ही रहे, किसी को ये नहीं हो, लेकिन एक रिस्क बड़ी चीज होती है। फैमिली फैमिली और फैमिली का हर एक मेंबर अपना अपना लेवल देता ही है, अपना इम्पोर्टेंस देता ही है। नो वन कैन रिप्लेस एनी ऑफ द पर्सन। वो तो है ही। तो ये सब चीजें है ना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, मान लो अभी मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, जिसमें 10-20 thousand अर्निंग वाले भी है, 12-13 lakhs अर्निंग वाले भी है, एंड 40-50 lakhs अर्निंग वाले भी है। तो मैं उनको जैसे एक जो अपन बोलते हैं ना कि असेंबलिंग प्रोडक्ट, वो बना के देती हूँ। सामने वाले को पूछ लेती हूँ कि मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्ट कर पाओगे, आपका कितना सेविंग हो जाता है टोटल। मान लो आपका 50,000 सैलरी है, 30 एक्सपेंस हो जाता है, 20 बच जाता है, उसमें से 5 एक्स्ट्रा पकड़ लो भाई। अनवांटेड एक्सपेंस हो जाते हैं कभी कभी, कि हम लोग चाहते नहीं है फिर भी एक्सपेंस हो गया, कहीं जाना हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, कहीं फेस्टिवल्स आ गए, ये सब में तो वो एक हो जाता है। तो मैक्सिमम आप 15,000 है, 15,000 में आप असेंबल करो सारे के सारे 15,000। डोंट इन्वेस्ट उनमें से कुछ ऐसा करो कि सेविंग स्कीम में डालो। थोड़ा सा अमाउंट का आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लो, थोड़ा सा अमाउंट उसमें से टर्म प्लान लो, आपके जाने के बाद आपके फैमिली के लिए। वाली यस, पार्ट। बाकी अमाउंट आप फाइनेंशियल में सेव करो। थोड़ा सा पर्सनल एक्सीडेंट का लो, कि कल को आपको कुछ हो जाता है, आप ऑफिस नहीं जा पाते हो या आप बिजनेस नहीं जा पाते हो, तो आपका मंथली इनकम जितना होता है उसका 70-80% कंपनी रिपे करती है।
आप भरते 5,000 हो, आपको मिलता, अगर मान लो आप महीने का 20,000 कमाते हो तो आपको 15,000 तक तो कंपनी दे देती है, तो फिर क्या खराब है। क्योंकि एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर फ्रैक्चर होता है, अनेबल टू गो ऑफिस, अनेबल टू गो बिजनेस, अनेबल टू कंटिन्यू द बिजनेस, कुछ टाइम के लिए डॉक्टर बेड रेस्ट बोलता है, तो तब पैसा कौन देगा। ऑलरेडी मेडिसिन पे खर्चा होता है, घर में बैठने के बाद मिलने लोग आते हैं तब और खर्चा होता है, भाई चाय दो ये दो, मनवार में ही लग जाता है इंसान, तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। कम नहीं अभी भी होता है। कोरोना में सब लोग बोलते हैं कि एक्सपेंस, कोरोना है क्या खर्चा होगा, उल्टा एक्सपेंस बढ़ गया, कम तो सिर्फ पेट्रोल का हुआ है। एक बाहर सही इंसान नहीं जा रहा है इसलिए पेट्रोल कम हुआ है। दिन में इंसान नॉर्मली जिनको 3 टाइम्स, वो बोलते हैं ना ईटिंग हैबिट था, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, उसको 6 टाइम्स हो गया हैबिट, कि बारिश हो रही है चाय पीने का मन हो रहा है, ये बना दो चाय, कोरा नहीं पीते गैस बन जाता है, पकौड़ी खा लो, ये खाने की इच्छा हो गई, वो खाने की इच्छा हो गई, तो ये सब चीजें एक्सपेंस बढ़ रहा है, उल्टा कम नहीं हो रहा है। उससे कम एक्सपेंस तो हमारा पेट्रोल में लगता है, जितना हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं घर में बैठ के। फिर अभी तो ऑनलाइन गेम्स आ गए, तंबोला खेलो ऑनलाइन, ये सब, हाँ, तो उसमें वो लोग, वो भी तो एक काइंड ऑफ रिस्क ही हो गया कि आप खेल तो रहे हो, विल यू गेट और नॉट यू डोंट नो, इट विल गो एज इन वेस्ट, बट आपका एंजॉयमेंट के लिए, तो ये सब एक्सपेंस आपका बढ़ गया। यही अगर आप स्मार्टली वर्क करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगी कि इसका अब तक उतना तो मिल ही जाता है। तो मेरे कुछ 2-3 क्लाइंट्स ऐसे भी है जिन्होंने जस्ट एक 5,000 का अमाउंट ही 2 महीने पहले इन्वेस्ट किया था एक म्यूचुअल फंड में। उन्होंने यही बोल दिया था कि मैडम हम लोग जानते कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से करो, सोचो आप अपना पैसा लगा रहे हो। मैंने स्टडी किया उनका, तो उनका गोल भी नहीं था कुछ भी, बस लगा दो, उन्होंने इतना ही बोला कि ठीक है। वो अच्छे खासे, मतलब उनको ऐसे जरूरत नहीं थी, तो मैंने 2-3 स्कीम्स में लगाया उनका, तो 5,000 का 3 मंथ्स के अंदर उनका 6,000 हो गया। बट ये कंटिन्यू रहेगा, ये मैं आप बोलते ना कि जबान नहीं दे सकती कि इट विल कंटिन्यू, बट वही है कि हो तो सकता है, चलो 6,000 नहीं भी होता, 5,500 ही होता, लेकिन 500 मिला तो है आपको बैठे बैठे, बिना कुछ किए आपको मिल तो रहा है, वो चीज है। देखते हैं और ऑडियंस इसके में साथ से। साथ अभी लोगों का ये हो गया कि आप फ्री बैठे हैं, बिजनेस आइडिया सबको आने लगे, गवर्नमेंट ने भी एक वो फंड, स्पेसिफाई फंड दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, तो अब लोग सोच रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बिजनेस के आइडिया ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी मुझे क्लाइंट्स के कांटेक्ट आते हैं कि मैम हमको फूड लाइसेंस लेना होगा, शॉपेट लाइसेंस लेना होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी, या जॉइंट वेंचर बनाना होगा, उसका लाइसेंस, उसके एग्रीमेंट्स, ये वो, तो मैं उनको प्रॉपर उनको डायरेक्शन दे रही हूँ कि आप ऐसे करो, स्टार्टिंग में वैसे करो, तो उससे उनको बेनिफिट मिल गया और मेरे भी कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए। कि चलो कोई भी इंसान, आज का डेट ऐसा है ना कि 4 जगह पूछ के फिर ही फाइनल करेंगे किसी एक बंदे को, बट लेकिन हम लोग अपना डेडिकेट दे सामने वाले को, देखो फायदा अगर हमारा हो रहा है ना, तो हम अगर जब तक सामने वाले का फायदा नहीं कराएंगे तब तक हमको भी फायदा नहीं होगा। हम अगर किसी का सोचते ना, हम बोलते ना कि घर में कोई ऐसा मेंबर है, चलो ठीक है ना, क्या हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी सफर करना पड़ता है, बीमार एक पड़ता है, इफेक्टेड फैमिली होती है, कंसंट्रेशन वो उसी बंदे पे जाता है। वैसे ही है कि अगर आप अच्छा से ट्रीट करते हो, आप उनको सही डायरेक्शन देते हो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलेगा, और अच्छा दिया तो सामने वाले का वो हर चीज फाइनेंशियली भी नहीं तोली जाती, कई बार उनके साथ फीलिंग्स हो गया, इमोशंस हो गया, जो बोलते हैं ना दुआ, आगे ब्लेस मिलते हैं कि आगे आगे बढ़ने के, और असर तो करती है दुआ तो, ये तो है कि अगर आप कोई अच्छा बोलता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो लगती ही लगती है। सही है। क्योंकि बिना ये एकदम ट्रुथ है कि सबको पैसा चाहिए, फ्री में कोई कुछ नहीं करता, और जो फ्री में करता है मान लो उसकी वैल्यू नहीं रहती, लोग उसे यूज करते हैं, जहां तक मैं समझती हूँ ऐसा, कि वो गुरु को दक्षिणा देनी तो जरूरी होती है, वरना एकलव्य वाला बात हो जाता है कि अंगूठा दे दो पर फ्री में नहीं कराओ। तो ये है कि एडवाइस हम लोग देते हैं, मान लो चलो ठीक है एडवाइस देंगे ट्वाइस थ्राइस, बट एट द पॉइंट अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो स्टार्ट टेकिंग पेड एडवाइस। तो क्या है, देखो पैसा मिलेगा तो लोग अपना बेस्ट का बेस्ट निकाल के देंगे आपको भी। अगर 10,000 वाली जॉब मिलती है तो सो यही, अगर आपको बोल रहे हैं कि जॉब में 50,000 में पे करूंगा लेकिन डेडिकेट करना पड़ेगा, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। ठीक है 50,000 तो मिल रहा है, क्या है दिन के जो 8 घंटे उधर देने वो 8 घंटे इधर भी देने,
लेकिन वहाँ पे थोड़ा लीनियंट था, यहाँ पे मैं फुल जितना मेरे एफर्ट से फुल स्ट्रेंथ के साथ करूँगी। दैट इज द पॉइंट। मतलब आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है तो आप बेस्ट उसका करोगे ही करोगे फुल डेडिकेशन वो के हो साथ। गया, एक करियर बनना हो गया ना, कि देखो एक बेसिक है कि जो इंसान पैसे वाला होता है ना, याद बंदा उसी को ही रखता है। सही है ये और तो। नॉर्मली भी है कि अगर है ना 3 लारियां लगती है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, 3 लारियां लगती है, तीनों पानी पूरी की मान लो होती है। एक लारी पे लंबी लाइन होती है, एक लारी पे थोड़ी कम होती है और एक लारी पे बिल्कुल नहीं होती। तो आप किस में जाना चाहोगे, आप मुझे बताओ। इसलिए लंबी वाली में ही कोई भी क्यों? चलेगा। क्यों सोच के? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट रहता है कि अगर उसके पास इतनी लंबी लारी है यानी उसके पास कुछ है, या तो उसके पास क्वालिटी अच्छा होगा, या वो मतलब उसका वो टेस्ट अच्छा होगा, या वो पैसे के मामले में कुछ होगा। जिसके पास कोई नहीं जाता वो क्या सोचेगा, क्या पता कौन सा दे रहा है, इसके पास बिकता ही नहीं है, ये कल का दे सकता है, बासी दे सकता है, 2 दिन पहले का हमको सर्व कर सकता है। तो वो एक हो जाता है कि मनी तो मैटर करता है। तो और अगर हम लोग मनी के थ्रू करेंगे ना तो लोग उतना डेडिकेट देंगे। अब कई लोग ऐसे होते हैं, टाइम पास वाले भी होते हैं, लेना देना किसी को कुछ नहीं रहता है, बस ऐसे ही कर लिया फोन, दिख गया नंबर, कर लिया फोन, तो ऐसे लोग रहते हैं। तो अगर आप सच में आप उतना डेडिकेट कर रहे हो, ये सब आपके फ्यूचर के लिए। इसमें एडवाइजर का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। एडवाइजर को उतना ही बोलना है जितना आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, लेकिन फ्यूचर सिक्योर किसका होगा, क्लाइंट का होगा। आपने अगर मुझे कुछ पूछा है, मैंने अगर आपको करेक्ट डिसीजन दिया और आपने उस पाथ पे आप अगर चले हो, तो बेनिफिट आपका ही है। ऐसा भी नहीं होता है कि है ना, मैंने आपको कोई स्कीम एडवाइस की, आपको 10,000 ही मिलने वाला था, आपको 15 हो गया, तो 15 में से 1,000 भी कोई निकाल के नहीं देता कि मैम थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा दिया, ये लो उसमें से शेयरिंग। ऐसे नहीं होता। बट एक वो थैंक यू जो मिलता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। उससे क्या हो जाता है, वो बंदा 4 लोगों को और लेके आता है कि नो, उनकी ट्रस्ट एडवाइस बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग होती है, और ऐसे हो जाता है ना कि नो, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी है, वी शुड गो फॉर दैट। और कोई भी बंदा ट्रस्ट करता है तो 2 to 3 वो ट्वाइस टेस्ट करता है। अगर ऑल टाइम अगर उसका सही निकलता है, दैट टाइम फुल फेथ ट्रस्ट होता है। एक वो चीज हो गया। जब स्टार्ट किया होगा बेसिकली तो आपके इतने क्लाइंट्स नहीं होंगे, तो आपका ये इतना जो भी बड़ा सूरत में फुल ट्रस्ट बिल्डिंग है कि आपको अगर एडवाइस लेनी है तो पूनम आशा के पास ही जाना लेना चाहिए। है। ये आपने अपना ब्रांड बिल्डिंग, एक पर्सनल ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं हम, तो आपने ये कैसे बिल्डअप किया और क्या हेल्प किया आपको इस फुल जर्नी में? मेरे हस्बैंड है इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो उन्होंने मुझे वेबसाइट डेवलप करके दिया। वेबसाइट के थ्रू लोग, क्योंकि आजकल सारी चीज हो गया ना कि कुछ नहीं मिल रहा है नेट पे सर्च कर लो, कोई एड्रेस जानना, मतलब जीपीआरएस से स्टार्ट होके तो छोटी से छोटी चीज का ट्रांसलेशन ये सब नहीं पता है, नेट पे सर्च कर लो। और यंगस्टर्स तो छोड़ो, अब तो जो बड़े हैं, बूढ़े बोल सकते हैं हम लोग, वो भी इंटरनेट एक्सेस करने लग गए। हाँ। तो वो चीज के वजह से अब कोई भी हमारा क्वेरी होता है, भले ही हमारा पड़ोस वाला भी, अब जैसे ड्रेस हो गया, पड़ोस वाला भी अगर बेच रहा है 400 रुपए, फिर भी हम लोग एक बार सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट वगैरह पे कहीं पे सस्ता मिल रहा है क्या, उससे भी अगर वहां पे सस्ता मिलेगा तो उनको भी छोड़ देंगे हम लोग कि नहीं, फ्लिपकार्ट में इतना कम है, मुझे मिल रहा है। फिर वो सामने वाला पूछता है, नहीं नहीं पुरानी पड़ी थी कहीं, वो मम्मी ने गिफ्ट कर दी, ये कर दिया। रीजंस हमारे पास रेडी रहते हैं। तो ये एक वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मेरे रेफरेंस में है, मेरा स्टेटस मैसेजेस और जो वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, मेरा जो चैनल है अपने यूट्यूब चैनल पे, पूनम मसावा माहेश्वरी के नाम से, फाइनेंशियल एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पे मैं ये सारे जो स्टडीज का है, जो जैसे ये एसआईपी कैसे वर्कआउट करता है, फाइनेंस म्यूचुअल फंड कैसे वर्कआउट करता है, शेयर मार्केट कैसे वर्कआउट करता है, तो वो एक छोटा छोटे क्लिप्स है, 2 2 मिनट्स के वीडियो क्लिप्स है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो मैं चैनल पे डालती हूँ अपने, तो वैसे लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं उन लोगों के, फिर मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस सबको जाते हैं, तो उन लोगों का फिर उस हिसाब से रिफंड। अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका कंडीशन अगर अभी नहीं होता लेकिन फिर भी वो रेफर करते हैं। एक वो हो गया ना कि बिस्लरीज आजकल ब्रांड कम यूज करते हैं, उसके जगह पे कितने आ गए, बायलेरी आ गया, नील आ गया, लेकिन हम लोग मांगते तो बिस्लरी है, बिस्लरी के नाम पे हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो वो चीज हो गया कि इसमें मेरा ब्रांड नाम के साथ, ब्रांड नाम से ज्यादा मेरा खुद का जो नाम हो गया कि पूनम मैम का है, ये हाँ। माहेश्वरी मैम का है,
जैसे मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर है, तो उनके जो भी है कि सर की वाइफ है, हाँ। ट्रस्टवर्दी है, हम लोग इतने साल से साथ में है, तो ऐसे डिच नहीं करेंगे, और सारे कंडीशंस में इन्होंने हेल्प किया है, तो वो एक सारा ट्रस्ट बन गया। प्लस मेरे भाई के क्लाइंट्स वगैरह, वो उसका प्रोफेशन सीए का है, तो उसके सारे क्लाइंट्स वगैरह, अब उसके क्लाइंट्स को अगर कुछ और चाहिए, जैसे अपना बाइक इंश्योरेंस हो गया, नॉन जनरल इंश्योरेंस हम जिसे बोलते हैं, वो सब हो गया, तो वैसे क्लाइंट्स ऐड होने लग गए। क्योंकि एक ये हो गया ना कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस हर कोई लेता है। हर घर में 3 बाइक होगी तो 3 इंश्योरेंस तो चाहिएगा ही चाहिएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, और आजकल जीएसटी जो ये है जिनका बिजनेस है, जीएसटी कंपलसरी हो गया। पैन कार्ड तो जन्मते बच्चों के भी अब तो निकालने लग गए, क्योंकि उसके नाम से फिर ट्रांजैक्शन करते हैं तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो ये सब करते करते मेंबर्स बढ़ते गए, तो भगवान की दया से बिजनेस में चल पड़ा अपना। और आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क भी आपको बहुत हेल्प किया होगा ये फुल वो जर्नी में। डेडिकेशन हार्डवर्क बिना दिए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड भी पास नहीं होता है। नहीं होता है। बिजनेस लेवल तो अलग की बात है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी उतना हमारे एफर्ट्स दिलाना पड़ता है कि वो करे, तो उनको बेनिफिट मिले। अभी हाल ही बिफोर 15 days आई वाज अपॉइंटेड एज जज ऑफ एलोकेशन कंपटीशन ऑन ओकेजन ऑफ फादर्स डे। तो उसमें कुछ 43 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अलग ग्रुप्स के। तो वो इट वाज हेल्ड इन आसाम, गुवाहाटी। उसका जजिंग का काम आया था, उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब सब लोग बहुत ये थे कि एकदम प्रॉपर जजिंग किया, सबके मुंह पे यही था। उसके बाद न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आया कि दिस वाज द जज, शी इज़, पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन आया मेरा। तो उसमें, तो उस वजह से लोग, फिर वो एक कांटेक्ट वापस चालू हो गया, न्यू कॉन्टैक्ट्स मिले मुझे उस वजह से। फिर 2-3 डांस कंपटीशन था, अभी लॉकडाउन की वजह से सब ऑनलाइन कंपटीशन ही कर रहे थे। हाँ। और फिर समाज का जो कंपटीशन होता है हमारे माहेश्वरी समाज के, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, डांस कंपटीशन, इसमें उसमें मेरा 1-2 इसमें आ गया फर्स्ट रैंक। बेबी का फैंसी ड्रेस ये सब था, शी अप टू सेकंड रैंक। तो ऐसे करते करते फिर वो कांटेक्ट हो गया, लोगों ने, जैसे कई लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए भी कॉल करते हैं। देन बातें बातें में फिर सारी बात निकल जाती कि हु आर यू अ हाउसवाइफ, आप इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ये वो। तो वो एक लग गया है सबको कि है ना, कि नहीं, बंदा ऑलराउंडर है, अगर इसे कुछ भी दो तो दे कैन हैंडल एनीथिंग। बस मैं वही है कि ना, थोड़ा सा टाइम मांग लेती हूँ, क्योंकि बेटर है कि अगर आज का बोलो और कल का दो तो अच्छा नहीं लगता, पर कल का बोल के आज दो तो ना, वो हो जाता है ना कि फ्री वाली चीज बहुत अच्छी लगती है हमको, चाहे वो 2 रुपए की हो। तो वो चीज होता है, मैं सामने वाले से टाइम लेती हूँ, उनका पहले पूरा सुन लेती हूँ, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा है। उसके बाद मैं खुद वर्कआउट करती हूँ, पेपर पेन लेके बैठती हूँ, डायरीज लेके बैठती हूँ, उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, 2-3 ऑप्शंस उनको देती हूँ। फिर अगर सामने वाले को समझ आता है, देन ही विल गो फॉर ऑल। और क्रॉस क्वेश्चंस भी बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत। उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है। ओके, तो आई गेस टाइम अभी खत्म होने पे है, सो ऑडियंस का देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, श्योर। यस, यस। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बेस्ट लाइफ टिप आप सबको क्या देना चाहोगे? लाइफ टिप मेरे हिसाब से 3 है। एक तो हैप्पी रहो, दूसरा स्मार्टली वर्क करो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, क्योंकि अगर पैसा है तो आप खुश रह पाओगे, नहीं तो आप खुश नहीं रह पाओगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी। ठीक है, और थर्ड, सब कुछ एक्टिव रहो। नहीं करता, बट देखा जाए तो वो ही एक चीज है जो सबसे पैसा ही सब कुछ करता है। अगर आप घर में हो, घर में आपको मैगी खाने का मन है, आपके पास मैगी नहीं है, तो फेस पे वो स्माइल नहीं आती अगर आप दूसरा कुछ बना लोगे तो। अगर आपकी इच्छा वही खाने की और वो अगर आपके सामने आ जाए तो यू विल गिव अ बिग स्माइल, लेकिन आपको वो नहीं मिलता तो यू विल ऐसे सैड, ठीक है चला लेंगे, वो चीज हो जाती है। सो फर्स्टली मनी मैटर करता है, उसको स्मार्टली, जितना भी आपको मिलता है, चाहे 500 मिलो, चाहे 5,000 मिलो, चाहे 50,000 मिलो, उसको प्रॉपर यूज करो। पैसा है, मौज कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ये टाइम ठीक है, सबका लेवल होता है, एक बैचलर का वो लाइफ रहता है, एंजॉय करो, डजेंट मैटर।
1000 रुपए आप एंजॉय कर रहे हो, 100 रुपए एक सेव कर दो, तो वो आपको ही एंजॉयमेंट देगा, वो और किसी को नहीं देगा। आपको लंबे टाइम तक एंजॉयमेंट करने मिलेगा। फर्स्ट वो हो गया। सेकेंडली बी हैप्पी। एंड थर्ड एक्टिव। आप अगर हर चीज में एक्टिव रहोगे, आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो आप बोलोगे कि सारा दिन टीवी मोबाइल में डम जैसे बैठे रहोगे, तो नो वन विल टॉक विथ यू। आप कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। यस, 4 लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, नई बातें पता चलेगी, मुंह पे स्माइल आएगी, इधर उधर की बातें होगी, नॉलेज बढ़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जॉब के लिए आगे अच्छा होगा। एक्टिव रहो, हैप्पी रहो और प्रॉपर अमाउंट का यूज करो आप। मैं इतने ही 3 बोलूंगी। बाकी तो टाइम सब सिखा देता है, किसी को नहीं छोड़ता। कोरोना में कोई नहीं, जो बोलता था कि मैं बिना बाहर जाए नहीं रह सकता, मैं बिना होटल के खाए नहीं रह सकता, लो खाओ अब। वो बात हो गई। तो बस वही है कि है ना, जो भी है, कोई भी सिचुएशन हो, फेस करने के लिए रेडी रहो एंड डोंट बी पैनिक इन एवरीथिंग। पैनिक मत हो। पैनिक हो गए तो सब कुछ लॉस हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा। डोंट बी पैनिक। ऐसा बिहेव करो जैसे इट्स स्मूथली एंड ट्राई टू थिंक व्हाट विल बी नाउ गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू डू व्हाट यू विल गोइंग टू डू इन फ्यूचर। दैट्स इट। Thank you so much, ma'am, for joining. थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Thank you so much. I guess time it's about to end. देन इतना सा मैं एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नेम शेयर करना चाहूँगी, जिससे अगर किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो, किसी को कुछ लेना हो, किसी को जस्ट ट्राई भी करना हो कि नो माय नॉलेज इज गुड और नॉट, कई लोग ट्राई के लिए भी आते हैं, सो दे कैन कॉन्टैक्ट। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9403733307। नेम इज पूनम एंड वेबसाइट इज बिजनेस माहेश्वरी बिजनेस सोल्यूशन .business.site। थैंक यू सो मच, मैम। तो जिनको भी पूनम मैम से एडवाइस लेनी हो, फाइनेंशियल एडवाइस, वो जाके उनको फॉलो करे, उनकी वेबसाइट जाके चेक करे एक बार और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आए, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। श्योर, थैंक यू। आपका भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया आपने। अच्छा लगा आपसे बात करके भी। ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय।